सोचिए जरा, आज हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर मतलब पलक झपकती ही जान लेते हैं। हजारों लाखों किताबें हमारी उंगलियों पर हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी क्रांति का नतीजा है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान क्रांति या नॉलेज रेवोल्यूशन। और आज हम इसी क्रांति की तहों में उतरेंगे। हमारे पास है IGNO के आधुनिक विश्व पाठ्यक्रम की यूनिट 19, जिसका नाम है ज्ञान क्रांति, मुद्रण और सूचना विज्ञान, यानी नॉलेज रेवोल्यूशन, प्रिंटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स। बिल्कुल। और ये यूनिट सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आधुनिक दुनिया की नींव को समझने के लिए कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। कैसे जानकारी फैली, कैसे विचार बदले, कैसे छपे हुए शब्दों ने दुनिया को एक नया आकार दिया। और फिर रेडियो, टीवी और आजकल तो इंटरनेट, इन सब ने हमें कैसे जोड़ा, कैसे बदला, ये सब जानना खासकर UPSC की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अहम है। विश्व इतिहास, समाज, टेक्नोलॉजी, इन सब पर एक गहरी पकड़ बनाने के लिए ये समझ अनिवार्य है। हाँ, तो आज हम इसी यूनिट 19 के हर पहलू को बिल्कुल शुरू से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हमारा मकसद है कि हर तथ्य, हर उदाहरण, हर प्रभाव आपकी समझ में गहराई से उतर जाए। हाँ, कोशिश करेंगे कि कहानी की तरह बात आगे बढ़े, कुछ ऐतिहासिक तुलनाएं करें, असल जिंदगी के उदाहरण दें। और हाँ, बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी चलती रहेगी ताकि बोरियत ना हो। जरूरी नाम और बातें हम दोहराते भी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का पहला सेक्शन है 19.1 परिचय। इसमें बताया गया है कि आधुनिक दुनिया में क्रांतियां दो तरह की होती हैं। अच्छा, दो तरह की? कौन कौन सी? एक तो वो जो अचानक होती हैं, तेज, हिंसक, जैसे राजनीतिक क्रांतियां। फ्रांसीसी क्रांति सोचिए, या रूसी क्रांति, एकदम उथल पुथल। हाँ हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरह की क्रांति धीमी होती है, सतह के नीचे धीरे धीरे पकती है, लेकिन समाज में बहुत गहरे स्थायी बदलाव लाती है। ज्ञान क्रांति कुछ ऐसी ही है, हालांकि इसमें दोनों तरह के तत्व मौजूद हैं। कुछ बदलाव धीमे थे, कुछ अचानक आए। दिलचस्प। तो ये यूनिट पूछती है कि आखिर पिछली 2-3 सदियों में इंसानी ज्ञान इतना बेतहाशा बढ़ा कैसे? हाँ, और इसके संभावित जवाब हो सकते हैं नई नई तकनीकी और वैज्ञानिक खोजें हुई, या फिर ज्ञान के नए क्षेत्र, मतलब नए डिसिप्लिन्स विकसित हुए। लेकिन इस यूनिट का फोकस इन खोजों पर उतना नहीं है जितना उन प्रक्रियाओं पर है जिन्होंने ज्ञान क्रांति और सामाजिक संचार को मुमकिन बनाया। प्रक्रियाएं मतलब प्रोसेसेस? हाँ, की प्रोसेसेस। और यूनिट 4 मुख्य प्रक्रियाओं की बात करती है, जिनकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सी 4 प्रक्रियाएं हैं ये? पहली, शिक्षा प्रणालियों का फैलना और साक्षरता का बढ़ना। दूसरी, मुद्रित शब्द मतलब प्रिंटेड वर्ड में क्रांति। इसमें आधुनिक छपाई, किताबें, अखबार, पढ़ने के तरीके, ये सब आ जाता है। अच्छा, और तीसरी? तीसरी है दृश्य श्रव्य प्रसारण का विकास, यानी रेडियो और टेलीविजन। और चौथी, जाहिर है, इंटरनेट का उदय। ठीक है, तो शिक्षा, प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, ये 4 स्तंभ हैं इस ज्ञान क्रांति के। चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, शिक्षा। सेक्शन 19.2, ज्ञान क्रांति को समझने के लिए शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, शिक्षा ही तो वो जरिया है जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और लोग उसे ग्रहण करने की क्षमता हासिल करते हैं। शिक्षा व्यवस्था समाज के सोचने समझने के तरीके को आकार देती है, इसलिए यह जरूरी है। तो चलते हैं पृष्ठभूमि में। सेक्शन 19.21, 17वीं 18वीं सदी का यूरोप। उस समय क्या हो रहा था शिक्षा के क्षेत्र में? उस समय यूरोप में निरंकुश राजतंत्र मतलब एब्सोल्यूटिज्म मजबूत हो रहा था। प्रशिया, फ्रांस, रूस जैसे देशों में राज्य ने शिक्षा में दखल देना शुरू किया। पहले शिक्षा पर चर्च का काफी दबदबा था, अब राज्य उसे चुनौती दे रहा था। और राज्य का मकसद क्या था इसमें? ज्ञान बढ़ाना? ज्ञान बढ़ाना शायद सीधे तौर पर नहीं। मुख्य मकसद था वफादार नागरिक या प्रजा तैयार करना, ऐसे लोग जो राज्य की नीतियों का समर्थन करें, उसके काम आए। अच्छा, और इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या बदलाव किए गए? 2 बड़े बदलाव हुए। एक तो ये कि लैटिन की जगह स्थानीय मातृभाषाओं में पढ़ाना शुरू हुआ। इससे शिक्षा का जुड़ाव राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान से होने लगा। ये तो अहम बदलाव था। और दूसरा, फ्रांसिस बेकन जैसे विचारकों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने सटीक विज्ञानों मतलब एग्जैक्ट साइंसेस पर जोर दिया। पुनर्जागरण काल में जो तर्क और भाषण कला, लॉजिक और रिटोरिक पर आधारित पाठ्यक्रम था, उसे चुनौती मिलने लगी। और प्रबोधन काल मतलब एनलाइटनमेंट के विचारकों का क्या रोल रहा? जैसे जॉन लॉक का नाम आता है।
हाँ, जॉन लॉक ने अनुभववाद एम्पेरिसिज्म पर जोर दिया। उनका मानना था कि मन जन्म के समय खाली स्लेट जैसा होता है और अनुभव से भरता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा में आचरण और अनुभव पर जोर दिया। और विको, इटली के ज्ञानबत्तिस्ता विको। तो विको ने कल्पना के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाषा, कविता, इतिहास, भाषण कला का अध्ययन जरूरी है। तो देखिए, अलग अलग विचार थे। जर्मन विचारकों ने कठोर अनुशासन पर जोर दिया ताकि आज्ञाकारी नागरिक बने। तो कुल मिला के 18वीं सदी के अंत तक क्या तस्वीर बन रही थी? मोटे तौर पर प्राथमिक शिक्षा फैलने लगी थी और ये विचार मजबूत हो रहा था कि स्कूली शिक्षा सार्वभौमिक और अनिवार्य होनी चाहिए। यूनिवर्सल कंपल्सरी स्कूलिंग का आदर्श। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, मतलब राज्य का नियंत्रण बढ़ रहा था और शिक्षा राष्ट्र राज्य की जरूरतों से जुड़ रही थी। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे प्रशिया या रूस का? हाँ बिल्कुल। प्रशिया में फ्रेडरिक सेकंड ने 1763 में एक सामान्य स्कूल नियम लागू किया। सोचिए, 1763 में। इसके तहत 5 से 13 या 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। फिर 1787 में एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड बनाकर इसे और केंद्रीकृत किया गया। और रूस में पीटर द ग्रेट का नाम सुना है? हाँ, पीटर द ग्रेट ने भी शिक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन उनका फोकस पूरी तरह राज्य की जरूरतों पर था। गणित, नौसेना, तोपखाना, इंजीनियरिंग, इन पर जोर दिया ताकि सेना और प्रशासन मजबूत हो। बाद में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने उपयोगिता के सिद्धांत पर जोर दिया, मतलब गांव के बच्चों को खेती और साक्षरता सिखाओ, शहर के बच्चों को सिविल सेवा के लिए कानून, अर्थशास्त्र, तकनीक पढ़ाओ। तो मतलब शिक्षा अपने आप में एक लक्ष्य नहीं थी, बल्कि राज्य की सेवा के लिए प्रशिक्षित नागरिक तैयार करने का एक साधन बन गई थी। पाठ्यक्रम, प्रशासन, सब कुछ राज्य के हितों से तय हो रहा था। बिल्कुल सही, यही निचोड़ है उस दौर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19.2.2 19वीं सदी में शिक्षा, यहाँ क्या बड़े बदलाव आए? 19वीं सदी में शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इसके पीछे कई बड़े संरचनात्मक परिवर्तन थे, जैसे यूरोपीय साम्राज्यवाद का फैलना, औद्योगिकरण का बढ़ना, एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था और शहरों में मजदूर वर्ग यानी औद्योगिक सर्वहारा वर्ग इकट्ठा हो रहा था। इन बदलावों ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया? देखिए, एक तरफ तो राज्य और पढ़े लिखे तबके को चिंता हुई कि मजदूर वर्ग तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचनी चाहिए ताकि वो थोड़ा अनुशासित हों, समाज का हिस्सा बने। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक आंदोलन भी चल रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि आम आदमी का कल्याण हो, विशेषाधिकार खत्म हो और नागरिक शिक्षित हों ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें। और पढ़ाने के तरीकों में भी कुछ बदलाव आया इस दौरान। हाँ, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजिकल थॉट का विकास हुआ। स्विट्जरलैंड के योहान हेनरिक पेस्टोल्जी, नाम याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी, उन्होंने कहा कि बच्चे के सहज चरित्र, इन्नेट कैरेक्टर को शिक्षा का आधार बनाना चाहिए और घर पर दी जाने वाली शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रॉबल, किंडरगार्टन वाले? हाँ, जर्मन विचारक फ्रोबल, उन्होंने 1837 में किंडरगार्टन आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि खेल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है। इससे पहले नर्सरी या डे केयर सिर्फ बच्चों को संभालने की जगह हुआ करती थी। खेल के जरिए सीखने पर जोर नहीं था। ये तो बहुत अहम बात है। और कोई महत्वपूर्ण विचारक? एक और जर्मन नाम है योहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्ट को सैद्धांतिक शिक्षा शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने तत्व मीमांसा और मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ा। तो ये 3 नाम याद रखने लायक हैं: पेस्टोलॉजी, फ्रोबल और हर्बर्ट। पेस्टिलॉजी, फ्रोबल, हर्बर्ट, ठीक है। तो इन विचारों और सामाजिक बदलावों के बीच राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रणालियां कैसे बनी? क्या कारण थे इनके पीछे? कई कारण थे। एक तो राष्ट्र राज्यों को मजबूत करना था, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना था। दूसरा, आधुनिक तकनीकें आ रही थीं तो आधुनिक स्कूल की जरूरत महसूस हुई जहां आधुनिक भाषाएं, विज्ञान पढ़ाया जाए। तीसरा, धर्मनिरपेक्षीकरण यानी सेक्युलराइजेशन बढ़ रहा था, राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था धर्म पर। और चौथा, जैसा हमने कहा, लोकतांत्रिक आंदोलन थे जो जनता को संगठित करना चाहते थे और उनकी शिक्षा की मांग को भी पूरा करना चाहते थे। तो अलग-अलग देशों में ये विकास कैसे हुआ? जर्मनी का जिक्र है। हाँ, जर्मनी में विकास सबसे तेज हुआ। वहां अनिवार्य उपस्थिति तो 18वीं सदी के अंत तक ही लागू हो गई थी। 1794 के कानून ने शिक्षा पर राज्य की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। फिर 1806 में जेना में फ्रांस से हारने के बाद राष्ट्रवाद पर और जोर दिया गया। विल्हेम वॉन हम्बोल्ट जैसे लोगों ने 1810 में शिक्षकों के लिए परीक्षा प्रणाली शुरू की। वहाँ स्कूलों के प्रकार भी थे, शायद जिम्नेजियम वगैरह? बिल्कुल। एक तरफ थे जिम्नेजियम जहां पारंपरिक शास्त्रीय विषय पढ़ाए जाते थे, दूसरी तरफ आधुनिक स्कूल खुल रहे थे।
उच्च शिक्षा में भी जर्मनी बहुत आगे था। बर्लिन, बॉन जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध को जोड़ा गया और प्रोफेसरों और छात्रों को काफी अकादमिक स्वतंत्रता मिली। अच्छा, अब फ्रांस की बात करते हैं। वहां तो क्रांति हुई थी। हाँ, 1791 की फ्रांसीसी क्रांति ने शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा की। फिर नेपोलियन ने एक व्यवस्था बनाई जो ज्यादातर अभिजात वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के लिए थी, जिसमें डिग्री और प्रमाण पत्रों पर जोर था। प्रशासन काफी केंद्रीकृत था। 1880 के दशक में बड़े कानून आए जिनसे सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा बंद कर दी गई। और इंग्लैंड, वहां तो लेजे फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति थी। हाँ, इसी वजह से इंग्लैंड में विकास धीमा रहा। वहां शिक्षा ज्यादातर निजी उद्यमों और परोपकारी संस्थाओं पर निर्भर थी, जैसे संडे स्कूल मूवमेंट या सोसाइटी फॉर बेटरिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर 1796। सरकारी हस्तक्षेप काफी देर से हुआ। 1870 में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम आया, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे विचारकों का प्रभाव था। अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई इंग्लैंड में? 1880 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई और 1891 में फीस भी खत्म कर दी गई। लेकिन माध्यमिक शिक्षा काफी हद तक निजी और अभिजात्य वर्ग के हाथों में रही, जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता था, जो असल में प्राइवेट होते थे। तो यूरोप के बाहर क्या हो रहा था? अमेरिका का जिक्र है। अमेरिका में एक अलग तरह का मॉडल विकसित हुआ, जिसे कॉमन स्कूल कहा गया। ये पब्लिक फंड से चलते थे और सैद्धांतिक रूप से सबके लिए खुले थे। ये 19वीं सदी के दूसरे चौथाई में शुरू हुए और इनमें लोकतांत्रिक भावना झलकती थी। मैसाचुसेट्स राज्य ने 1837 में इसकी शुरुआत की। फिर हाई स्कूल का विकास हुआ। उच्च शिक्षा में भी काफी बदलाव आए। कॉलेजों की संख्या बढ़ी, वो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हुए और शोध पर ध्यान देने लगे। तो ये थी 19वीं सदी की कहानी। अब आते हैं 20वीं सदी पर। सेक्शन 19.2.3। शिक्षा की भूमिका तो शायद वही रही होगी। हाँ, भूमिका तो वही रही। सामाजिक बदलाव लाना, असमानताओं को दिखाना, सरकारी नीति का पैमाना बनना, ज्ञान फैलाना। लेकिन 20वीं सदी की बड़ी घटनाओं ने इसे बहुत प्रभावित किया। जैसे कि विश्व युद्ध। बिल्कुल, विश्व युद्धों ने अस्थिरता तो लाई, लेकिन सैनिक जरूरतों ने तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा भी दिया। युद्धों के बाद यूरोपीय शक्तियां कमजोर हुईं, जिससे विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। जो नए देश आजाद हुए, खासकर तीसरी दुनिया में, उनके लिए शिक्षा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन बनी। और पश्चिम में औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास का क्या असर हुआ? पश्चिम में लगातार नई तकनीकी ज्ञान की जरूरत बढ़ती गई। पुराने कौशल बेकार होते गए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा कि वो लगातार ऐसे शोधकर्ता और कुशल श्रमिक पैदा करे जो इस विकास को बनाए रख सकें। विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन और उपभोग के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। विश्वविद्यालयों का उदय मतलब मैस यूनिवर्सिटीज। हाँ, जन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, वयस्क शिक्षा, इन सब का विस्तार हुआ। खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक समृद्धि का दौर आया, जिसे गोल्डन एज कैपिटलिज्म कहते हैं, उसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। 1950 से 70 के बीच तो कई देशों में छात्रों की संख्या दुगनी तिगुनी हो गई। और ये सिर्फ पश्चिम में नहीं, तीसरी दुनिया में भी हुआ। एक और बड़ा बदलाव था साम्यवादी शासन का आना, जैसे रूस और चीन में। वहां शिक्षा का क्या हुआ? हाँ, रूस 1917-23 के बाद और चीन 1949 के बाद में क्रांतिकारी साम्यवादी सरकारें आईं। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम चलाए। उनका फोकस साक्षरता बढ़ाने, प्राथमिक शिक्षा देने और शारीरिक श्रम को महत्व देने पर था। और ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने पश्चिम की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से जनसाक्षरता हासिल की। इसके पीछे क्या तर्क था? 2 मुख्य कारण थे। एक तो अपनी विचारधारा का प्रचार करना और जनता पर नियंत्रण रखना। दूसरा, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए बुनियादी शिक्षा जरूरी थी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां वाकई उल्लेखनीय थी। और 20वीं सदी में शिक्षा के सिद्धांत कैसे बदले? शिक्षा के सिद्धांत अब सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान पर ज्यादा निर्भर होने लगे। अमेरिका में जॉन डेवी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का विचार दिया। प्रगतिशील शिक्षा मतलब पारंपरिक शिक्षा की कठोरता को तोड़ना, बच्चे की जिज्ञासा, उसकी खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्कूलों में प्रोजेक्ट्स हों, बच्चे अपना मूल्यांकन खुद करें, ये सब बातें। और मारिया मोंटेसरी? हाँ, इटली की मारिया मोंटेसरी। उन्होंने बाल केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर जोर दिया। उनका कहना था कि स्कूल बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, न कि बच्चा स्कूल के। उन्होंने वयस्कों द्वारा बच्चों के दमन का विरोध किया।
तो जॉन डेवी और मारिया मॉन्टेसरी, ये दो बड़े नाम हैं 20वीं सदी के शिक्षा शास्त्र के। जॉन डेवी और मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। तो ये तो हुई शिक्षा की बात जिसने ज्ञान हासिल करने की क्षमता दी, लेकिन उस ज्ञान को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम तो प्रिंटिंग ने किया। सेक्शन 19.3 शब्द और क्रांति, मुद्रण, प्रकाशन, पठन। सोचिए, बिना छपाई की दुनिया कैसी होती? कल्पना करना भी मुश्किल है। आधुनिक संचार की तो ये नींव है। और यहाँ सिर्फ तकनीक को समझना काफी नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि लोगों ने छपे हुए शब्दों को ग्रहण कैसे किया, मतलब पढ़ने के तरीके कैसे बदले। शुरुआत करते हैं छपाई की तकनीक से। गुटेनबर्ग का नाम तो सबने सुना है। हाँ, योहानेस गुटेनबर्ग 1440 से 50 के दशक में जर्मनी में। उन्होंने मूवेबल मेटल टाइप, सही तरह की स्याही, कागज और प्रिंटिंग प्रेस को मिलाकर एक ऐसी तकनीक बनाई जिसने टेक्स्ट को फैलाना एकदम आसान कर दिया। लागत कम हो गई, समय कम लगा और छपाई की मात्रा और पहुंच कई गुना बढ़ गई। ये तकनीक तेजी से पूरे यूरोप में फैल गई। और इसमें सुधार भी हुए होंगे बाद में। बिल्कुल। 1795 में इंग्लैंड में मेटल का प्रेस आया। 19वीं सदी की शुरुआत में भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा। फिर मैकेनिकल टाइपसेटिंग मशीनें आईं, तस्वीरों को छापने के तरीके बेहतर हुए। 20वीं सदी में रंगीन छपाई संभव हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिंटिंग का औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग। इस तकनीक का समाज पर क्या असर हुआ? जबरदस्त असर हुआ। चर्च ने इसका इस्तेमाल किया। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन में प्रोटेस्टेंट विचारों को फैलाने में इसकी बड़ी भूमिका रही। वहीं कैथोलिक चर्च ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया। राज्यों ने भी इसे अपनाया। लेकिन क्या इसका विरोध नहीं हुआ, सेंसरशिप वगैरह? हाँ, बिल्कुल हुआ। सरकारों और चर्च ने सेंसरशिप लगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कट्टरपंथी या विद्रोही साहित्य भी छपता रहा और फैलता रहा। आप देखिए, इंग्लैंड की क्रांति 17वीं सदी के मध्य में, फिर फ्रांसीसी क्रांति, बाद में रूसी क्रांति, इन सब में प्रिंट एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बनकर उभरा। पर्चे, पैम्पलेट्स, अखबार, इन्होंने जनमत बनाने में अहम भूमिका निभाई। और प्रकाशन यानी पब्लिशिंग का क्या हुआ? ये एक अलग व्यवसाय कैसे बना? देखिए, 15वीं से 18वीं सदी के बीच सेंसरशिप के बावजूद किताबों का व्यापार खूब फला फूला। पहले किताबें व्यापार के मार्गों और मेलों के जरिए फैलती थीं, जैसे फ्रैंकफर्ट का मेला। बाद में लिप्जिग का मेला ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। धीरे धीरे प्रकाशक, किताब बेचने वाले और छापने वाले की भूमिकाएं अलग अलग होती गईं। 19वीं सदी तक आते आते प्रकाशक इस पूरे व्यवसाय का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गया। 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण का प्रकाशन पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर। जैसा हमने कहा, प्रिंटिंग तकनीक सुधरी, कागज सस्ता हुआ, किताबों पर कपड़े की जिल्द लगने लगी। इससे प्रकाशन की लागत बहुत कम हो गई। उधर आबादी बढ़ रही थी, शिक्षा फैल रही थी, तो पढ़ने वाली जनता भी बढ़ रही थी। नतीजा ये हुआ कि नई किताबों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। और 20वीं सदी में प्रकाशन कैसा रहा? 20वीं सदी में प्रकाशन एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया। इसमें विशेषज्ञता आई, खासकर शैक्षिक किताबों के क्षेत्र में। मैकमिलन, मैथुइन जैसे बड़े पब्लिशिंग हाउस सामने आए। इन्होंने औपनिवेशिक बाजारों जैसे भारत पर भी ध्यान दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसमें और तेजी आई, अनुवाद का काम बढ़ा, पेपरबैक क्रांति हुई, जिसमें पेंगुइन बुक्स का बड़ा हाथ था। सस्ती पेपरबैक किताबों ने नए पाठक वर्ग तक पहुंच बनाई, और ये किताबें अब सिर्फ किताबों की दुकानों पर नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों, दूसरी दुकानों पर भी मिलने लगी। अकादमिक प्रकाशन भी बहुत बढ़ा, क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा था और छात्रों का बाजार भी बड़ा हो रहा था। यूनिवर्सिटी प्रेस भी महत्वपूर्ण हो गए शोध को फैलाने के लिए। आपने शुरू में कहा था कि पढ़ने के तरीके भी बदले, ये कैसे हुआ? सेक्शन 19.3 में पठन पद्धतियों में परिवर्तन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 18वीं सदी से पहले किताब पढ़ना अक्सर एक तरह का सामाजिक अनुशासन था, खासकर चर्च के संदर्भ में। लेकिन फिर उपन्यास जैसी नई विधाएं आई। इन्होंने पाठकों को किरदारों की निजी, व्यक्तिपरक जिंदगी में झांकने का मौका दिया। तो किताब एक तरह से मुक्तिदायक बन गई। इतनी ज्यादा संख्या में छपने लगी तो उनका सामाजिक प्रभाव पड़ना लाजमी था। और पढ़ने को लेकर सामाजिकता भी बदली होगी। हाँ, उधार देने वाले पुस्तकालय यानी लेंडिंग लाइब्रेरीज खुले, पठन समाज यानी रीडिंग सोसाइटीज बनी, लोग साथ मिलकर पढ़ने लगे, किताबों पर चर्चा करने लगे।
पढ़ने के आसपास एक नया सामाजिक ताना बाना बुना जाने लगा। फिर 19वीं सदी में आया जन पाठक वर्ग, मास रीडरशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बड़े पैमाने पर साक्षरता फैली तो पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसमें महिलाएं, बच्चे, औद्योगिक मजदूर, ये सब नए पाठक वर्ग के रूप में जुड़े। तो इनके लिए क्या खास तरह की सामग्री छापी जा रही थी? हाँ बिल्कुल, प्रकाशकों ने नए वर्गों को टारगेट किया। महिलाओं के लिए खाना बनाने की किताबें, कुकरी मैनुअल, घरेलू पत्रिकाएं, सस्ते उपन्यास छपने लगे जिनमें निजी जीवन और कल्पना पर जोर होता था। बच्चों के लिए बाइबल की कहानियां, रॉबिन्सन क्रूसो जैसे उपन्यास, परिकथाएं छापी गई। और मजदूर वर्ग के लिए? मजदूर वर्ग की शिक्षा के लिए समाज सुधारकों ने भी कोशिशें की। वो उन्हें शास्त्रीय साहित्य पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मजदूर वर्ग की अपनी एक स्वतंत्र साहित्यिक संस्कृति भी विकसित हुई, जिसमें कट्टरपंथी और समाजवादी साहित्य ज्यादा लोकप्रिय था। अच्छा, तो 20वीं सदी के पाठक कैसे थे? क्या बदलाव आए? हाँ, 20वीं सदी में साक्षरता और बढ़ी तो पाठक वर्ग भी और फैला। लेकिन अब एक नई चुनौती आई, दूसरे मनोरंजन के माध्यमों से प्रतिस्पर्धा, खासकर सिनेमा। तो ये सवाल उठने लगा कि क्या लोग अब कम पढ़ रहे हैं? और अब तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट आ गए हैं। क्या ये एक और क्रांति है? हाँ, ये अपने आप में एक नई क्रांति है जिसके प्रभाव अभी पूरी तरह सामने आ रहे हैं। इस पर हम थोड़ी देर में इंटरनेट वाले सेक्शन में और बात करेंगे। ठीक है। प्रिंटिंग की बात करते हुए अखबारों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सेक्शन 19.3 में आधुनिक समाचार पत्रों का आगमन। आज तो हम अखबार या न्यूज़ के बिना जीवन सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत हालिया विकास है और समाचार कैसे बनता है, कैसे लोगों तक पहुंचता है, ये ज्ञान क्रांति का शायद सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। अखबारों का प्रभाव क्या रहा है? बहुत गहरा। पहला तो ये कि इन्होंने दुनिया को जोड़ा। हम उन जगहों के बारे में जानने लगे जिन्हें हमने कभी देखा नहीं था। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता और पहचान बनाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। जब लोग एक ही राष्ट्रीय मुद्दे पर पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक राष्ट्र की भावना मजबूत होती है। अखबार तय करते हैं कि किन मुद्दों पर बात होगी। और ये एक बड़ा व्यवसाय भी बन गए। हाँ, राष्ट्रीय चेतना के उदय के साथ साथ अखबार एक बहुत बड़ा लाभकारी व्यवसाय भी बन गए। अखबारों का इतिहास क्या है? कब शुरू हुए ये? देखिए, 1800 तक तो खबरें बहुत बिखरी हुई और अनियमित थीं। मध्य युग में व्यापारी आपस में न्यूज़लेटर बांटते थे। 17वीं सदी में ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में कुछ हद तक स्वतंत्र अखबार निकलने लगे, लेकिन उन पर अक्सर सेंसरशिप रहती थी। इनकी ताकत का अंदाजा कब हुआ लोगों को? शायद पहली बार अमेरिकी क्रांति 1776 के दौरान इनकी प्रचारक भूमिका सामने आई। उस समय गुप्त रूप से पर्चे छापकर बांटे जाते थे, जिन्होंने जनमत बनाने और राजनीतिक संघर्ष में मदद की। 1800 तक आते आते पढ़े लिखे नागरिकों को ये उम्मीद होने लगी थी कि उन्हें स्वतंत्र रूप से खबरें मिलनी चाहिए। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव था। फिर औद्योगिक क्रांति ने अखबारों को कैसे बदला? औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। एक तो छपाई की तकनीक बेहतर हुई, दूसरा परिवहन और संचार में क्रांति आ गई। टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, जिससे खबरें बहुत तेजी से भेजी जा सकती थी। रॉयटर्स जैसी समाचार एजेंसी 1851 में शुरू हुई, जो दुनिया भर से खबरें इकट्ठा करके अखबारों को देती थी। एक प्रमुख पेशा बन गया। रिपोर्टर मौके पर जाकर रिपोर्टिंग करने लगे। फिर 1886 में लिनोटाइप मशीन आई, जिसने टाइप सेटिंग को बहुत तेज कर दिया। बिजली का इस्तेमाल बढ़ा। रेलवे और स्टीमशिप से अखबारों को दूर दूर तक भेजना आसान हो गया। इससे जन बाजार वाले अखबारों का उदय हुआ होगा। मास मार्केट न्यूज़पेपर्स। हाँ, 19वीं सदी के अंत तक ऐसे अखबार आ गए जो सभी पढ़े लिखे या अर्ध साक्षर वर्गों के लिए उपलब्ध थे। खासकर मजदूर वर्ग इनका बड़ा उपभोक्ता बना। इनका सर्कुलेशन मतलब बिक्री लाखों में पहुंच गई। ये बहुत बड़े व्यवसाय बन गए और विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। इसी दौर में प्रेस बैरन उभरे, यानी बड़े व्यवसायी जो अखबारों के मालिक थे। और 20वीं सदी में अखबारों में क्या बदलाव आए? स्वामित्व में बदलाव आया। मैनेजमेंट का दखल एडिटोरियल पर बढ़ने लगा। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीदने लगी। रूपर्ट मर्डॉक जैसे मीडिया मुगलों का उदय हुआ। आज भी अखबार प्रासंगिक हैं, लेकिन उन्हें नए मीडिया से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। हाँ, नए मीडिया की बात करें तो 20वीं सदी में रेडियो और टेलीविजन आए। सेक्शन 19.4 इन्होंने तो प्रिंट को भी पीछे छोड़ दिया होगा ज्ञान और सूचना फैलाने में। कई मायनों में हाँ, इनकी भूमिका भी क्रांतिकारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये घटनाओं का सीधा प्रसारण कर सकते थे, लाइव। इससे स्थान और समय की बाधाएं जैसे टूट गईं। एक आभासी स्थान बन गया। दुनिया सही मायनों में सिकुड़ गई। पहले रेडियो की बात करते हैं। कब शुरू हुआ ये? पहला प्रसारण अमेरिका में 1906 के आसपास हुआ, लेकिन इसका तेजी से विकास हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ये समाचार
और लोकप्रिय मनोरंजन जैसे संगीत, नाटक दोनों का बड़ा माध्यम बन गया। इसका व्यावसायिक पक्ष भी देखा गया होगा। हाँ, जल्दी ही डेविड सारनॉफ नाम के एक व्यक्ति ने 1916 में ही सोच लिया था कि हर घर में रेडियो रिसीवर होना चाहिए। जैसे जैसे रिसीवर बिकने लगे, प्रसारण स्टेशन भी बढ़ने लगे। 1920 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन में ये तेजी से फैला, फिर कनाडा, यूरोप, सोवियत संघ और एशिया तक पहुंचा। जापान में 1925 में और भारत में 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में स्टेशन शुरू हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोरंजन या व्यवसाय था? सरकारों ने इसमें कोई भूमिका देखी? हाँ, सरकारों ने जल्दी ही इसकी शैक्षिक और जागरूकता फैलाने की क्षमता को पहचान लिया। यहीं से लोक सेवा प्रसारण का विचार आया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीबीसी, जो 1927 में ब्रिटेन में शुरू हुआ। बीबीसी मॉडल क्या था? बीबीसी एक सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित हुआ। ये संसद के प्रति जवाबदेह था, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में स्वतंत्र था। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना था। ये मॉडल बहुत सफल रहा और कई दूसरे देशों ने भी इसे अपनाया। रेडियो का राजनीति पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर। इसमें जनमत को आकार देने की अपार क्षमता थी। राजनीतिक अभियानों में इसका इस्तेमाल होने लगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने 1920 के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया। 1932 में हूवर और रूजवेल्ट के बीच रेडियो पर बहसें हुईं। तो इससे नागरिक ज्यादा जागरूक हुए? हाँ, सरकार क्या कर रही है इस बारे में नागरिक जागरूकता बढ़ी। राज्य इसका इस्तेमाल अपनी नीतियों के प्रचार और वफादारी बढ़ाने के लिए कर सकता था, लेकिन साथ ही लोगों के पास विदेशी नेटवर्क सुनने का विकल्प भी था, जिससे असहमति के स्वर भी फैल सकते थे। कुल मिलाकर इसने राजनीतिक चेतना को तीव्र किया। पश्चिम में रेडियो का समाज पर क्या असर हुआ? इसे घर से कैसे जोड़ा गया? ये उस समय हो रहे बदलावों से जुड़ा था। औद्योगिक पूंजीवाद के कारण घर और बाहरी दुनिया के बीच के संबंध बदल रहे थे। लोगों की आय बढ़ रही थी, उन्हें थोड़ा खाली समय मिल रहा था, तो वो घर को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें बाहरी दुनिया की खबरें भी चाहिए थी, नौकरी, कीमतें वगैरह, और घर बैठे मनोरंजन भी चाहिए था। रेडियो ने ये दोनों जरूरतें पूरी कर दी। और फिर आया टेलीविजन, टीवी। ये कब शुरू हुआ? तकनीकी रूप से तो ये 1930 के दशक से ही संभव था। ये रेडियो और दूसरी तकनीकों जैसे बिजली, टेलीग्राफी, फोटोग्राफी, सिनेमा पर आधारित था। टीवी ने क्या नया जोड़ा? इसने उस आभासी स्थान, वर्चुअल स्पेस को और मजबूत कर दिया। अब आप दुनिया भर की तस्वीरें अपने घर बैठे देख सकते थे। लाइव प्रसारण ने खबरों को मूर्त बना दिया। अब आप सिर्फ घटना के बारे में सुनते नहीं थे, बल्कि उसे होते हुए देखते थे, उससे जुड़े चेहरों को देखते थे। लाइव खेल देखना इसका बेहतरीन उदाहरण है। सूचना और मनोरंजन का मिश्रण। टीवी का विकास कैसे हुआ? ब्रिटेन इसमें आगे था। बीबीसी ने 1936 में ही नियमित प्रसारण शुरू कर दिया था। अमेरिका थोड़ा धीमा था। एनबीसी ने 1939 में शुरू किया। जो बड़े रेडियो नेटवर्क थे वही टीवी में आ गए। 1950 के दशक तक टीवी रेडियो से ज्यादा लोकप्रिय हो गया। तो कुल मिलाकर रेडियो और टीवी यानी प्रसारण का क्या प्रभाव रहा? इन्होंने समाचार और मनोरंजन के प्रसार और उपभोग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। सूचना की मात्रा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, इनसे एक तरह का लोकतंत्रीकरण भी हुआ होगा, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने के लिए साक्षर होना जरूरी नहीं था। तीसरी दुनिया के देशों में जहां निरक्षरता ज्यादा थी, वहां ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। लेकिन ये व्यवसाय और संस्कृति से भी जुड़े थे? हाँ, बहुत गहराई से। ये बड़े व्यवसाय बन गए, लेकिन साथ ही इनमें कलात्मक मूल्य की संभावना भी थी। अच्छे नाटक बने, कॉमेडी शोज जैसे मोंटी पाइथन का जिक्र आता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, टीवी फिल्में बनी। टीवी पर फिल्में दिखाए जाने से सिनेमा और टीवी के बीच भी एक रिश्ता बना। उन तक पहुंचते हैं, ना कि एक इकट्ठी भीड़ के रूप में जैसे सिनेमा हॉल में होता है। ये एक तरह से परमाणु उपभोक्ता है, एटोमाइज कंज्यूमर्स का माध्यम है। ये हमारे घरेलू जीवन का हिस्सा बन गया। लोग खाते हुए, काम करते हुए टीवी देखने लगे। और तकनीक ने इसे और व्यक्तिगत बना दिया। हाँ, जैसे पॉकेट रेडियो आया या बाद में वॉकमैन, हेडफोन। इससे सुनना एक व्यक्तिगत अनुभव बन गया। आप अपने निजी स्पेस में चले जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस कहानी की सबसे नई और शायद सबसे विस्फोटक कड़ी पर, इंटरनेट। सेक्शन 19.5। ये ज्ञान प्रसार और सामाजिक संचार में ताज़ा तरीन बड़ी क्रांति है। बिल्कुल, और इसका पूरा प्रभाव क्या होगा ये समझने में शायद अभी और समय लगेगा। एक तरफ बहुत उत्साह है, अकल्पनीय संभावनाओं की बात होती है। दूसरी तरफ कुछ संदेह भी हैं, जैसे इसके इस्तेमाल के लिए साक्षरता, सामान्य और कंप्यूटर दोनों जरूरी है, और अभी भी दुनिया के बड़े हिस्से की इस तक पहुंच सीमित है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो शायद आम लोगों के लिए नहीं बना था। हाँ, इसकी उत्पत्ति बड़ी अप्रत्याशित है।
ये असल में शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य रणनीति से निकला। 1960 के दशक में अमेरिका की रैंड कॉर्पोरेशन नाम की एक थिंक टैंक ने इस पर काम शुरू किया। सेना को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उनका लक्ष्य था एक ऐसा सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाना जो परमाणु हमले की स्थिति में भी काम करता रहे। अगर एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो बाकी नेटवर्क चलता रहे। तो आइडिया क्या था इसके पीछे? आइडिया था एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का, जिसमें कोई एक सेंट्रल हब ना हो। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों और संसाधनों को साझा कर सकें। लेकिन ये सेना के प्रोजेक्ट से आम लोगों, छात्रों तक कैसे पहुंच गया? ये इसका सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये सैन्य अवधारणा धीरे धीरे मुक्त उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय में बदल गई। इसमें उस दौर की विद्रोही छात्र राजनीति का भी हाथ था, जो वियतनाम युद्ध के खिलाफ थी और ज्ञान के मुक्त साझाकरण में विश्वास रखती थी। अकादमिक जगत भी इसमें शामिल था। तो तकनीकी रूप से ये बदलाव कब आया? 1979 में अमेरिका में कुछ स्नातक छात्रों ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक सिस्टम विकसित किया, जिससे फाइलें एक्सचेंज हो सकती थी और लोग आपस में ईमेल भेज सकते थे, नेटवर्क पर पोस्ट कर सकते थे। ये एक क्रांतिकारी कदम था और इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। कितना तेज? 80 के दशक के अंत तक हजारों साइट्स इससे जुड़ चुकी थी और फिर 1990 में आया वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने जिसे विकसित किया। इसने इंटरनेट को ग्राफिकल इंटरफेस दिया और आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत आसान बना दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो हम सब जानते हैं। क्या इसकी तुलना प्रिंटिंग प्रेस की क्रांति से की जा सकती है? हाँ, कई समानताएं नजर आती हैं। जैसे प्रिंटिंग के आने के बाद नई नई सामग्री छपने लगी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था, वैसा ही इंटरनेट के साथ हुआ। इसे विनियमित करना बहुत मुश्किल है। और व्यापार के अवसर? बिल्कुल, जैसे प्रिंटिंग ने प्रकाशन का बड़ा बाजार खोला, वैसे ही इंटरनेट ने ई-कॉमर्स और अनगिनत नए व्यापारिक अवसर पैदा किए। इसमें बड़ी पूंजी का प्रवेश हुआ है। लेकिन क्या वो शुरुआती विद्रोही या कट्टरपंथी धार अभी भी बची है? हाँ, ये भी एक समानता है। प्रिंटिंग के साथ भी एक रैडिकल धार हमेशा बनी रही, जहां सत्ता के विरोधी विचार पनपते रहे। इंटरनेट पर भी तमाम व्यावसायिक हितों के बावजूद ज्ञान और विचारों का एक अनियंत्रित प्रवाह जारी है। ये देखना होगा कि भविष्य में इसका क्या रूप बनता है। बहुत दिलचस्प सफर रहा है ये ज्ञान के फैलने का। तो अब हम आते हैं यूनिट के सारांश, सेक्शन 19.6 पर। संक्षेप में क्या कह सकते हैं हम? ये यूनिट आधुनिक दुनिया की दो खासियतें दिखाती है। पहली कि तकनीकी आविष्कारों ने ऐसे बदलाव लाए हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकता और इन बदलावों की रफ्तार तेज होती गई है। दूसरी कि शिक्षा, प्रिंट, अखबार, प्रसारण और इंटरनेट के जरिए दुनिया ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा समझने योग्य बनी है। इन्हीं प्रक्रियाओं ने मिलकर उस दुनिया को बनाया है जिसे हम आज आधुनिक दुनिया कहते हैं। और ये यूनिट हमें अगली यूनिट के लिए भी तैयार करती है, जो शायद तकनीकी सफलताओं पर होगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करती है आगे की चर्चा के लिए। यूनिट में अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न, सेक्शन 19.7 एक्सरसाइजेज भी दिए गए हैं। श्रोता उन्हें स्व अध्ययन के लिए देख सकते हैं। हाँ, वो रिवीजन के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा की कुछ मुख्य बातें, मुख्य टेकअवेज दोहरा लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। पहली बात तो ये कि आधुनिक दुनिया में ज्ञान क्रांति कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि इसमें धीमे जैसे शिक्षा का धीरे धीरे फैलना और अचानक तेज जैसे प्रिंटिंग या इंटरनेट का आना, दोनों तरह के बदलाव शामिल हैं। और इन सब ने हमारे जीने और दुनिया को समझने के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया है। दूसरी मुख्य बात शिक्षा के बारे में। शिक्षा का विकास चर्च के नियंत्रण से निकलकर राष्ट्र राज्य की जरूरतों से जुड़ा, राष्ट्रीय पहचान बनाने का साधन बना और फिर धीरे धीरे जन शिक्षा और उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार तक पहुंचा। ये ज्ञान के प्रसार की नींव बना। तीसरी बात प्रिंटिंग के बारे में। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से लेकर औद्योगिक मुद्रण तक की क्रांति ने सूचना को सस्ता, सुलभ और व्यापक बनाया। इससे किताबें, अखबार और एक विशाल पाठक वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसे भूलना नहीं चाहिए। चौथी बात, 20वीं सदी में रेडियो और टेलीविजन ने भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया। उन्होंने समाचार और मनोरंजन को सीधे हमारे घरों तक पहुंचाया, राजनैतिक भागीदारी को प्रभावित किया, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से, और हमारे व्यक्तिगत अवकाश और सामाजिक जीवन को गहराई से बदल दिया। और पांचवी मुख्य बात इंटरनेट के बारे में। इसकी शुरुआत भले ही अप्रत्याशित रूप से सैन्य रणनीति से हुई, लेकिन अकादमिक और कुछ हद तक विद्रोही भावना के कारण ये ज्ञान साझा करने और वैश्विक संचार का एक अभूतपूर्व विकेंद्रीकृत मंच बन गया। इसके पूर्ण सामाजिक और ज्ञान संबंधी प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं। तो ये थी हमारी विस्तृत चर्चा
ज्ञान क्रांति के विभिन्न चरणों पर, शिक्षा के प्रसार से लेकर प्रिंटिंग, फिर रेडियो, टीवी और अंत में इंटरनेट तक। हमने देखा कि कैसे इन बदलावों ने न सिर्फ जानकारी तक हमारी पहुंच बढ़ाई, बल्कि हमारे सोचने, संवाद करने और दुनिया को देखने के नजरिए को भी बदल दिया। हाँ, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस इतिहास को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको आज के मुद्दों को, सरकारी नीतियों को, सामाजिक बदलावों को, तकनीकी प्रभावों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने और विश्लेषण करने में मदद करेगा। बिल्कुल। जीएस पेपर 1 में विश्व इतिहास, जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और यहाँ तक कि निबंध के पेपर के लिए भी ये समझ बहुत काम आएगी। ये आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को निश्चित रूप से तेज करेगा। जानकारी काफी विस्तृत और सघन थी, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गईं या और स्पष्टता चाहिए, तो इससे दोबारा सुनने पर जरूर विचार करें। गहराई से समझने के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको ज्ञान क्रांति पर हमारी ये गहन और विस्तृत चर्चा पसंद आई और आप ऐसे ही यूपीएससी केंद्रित विश्लेषण और चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप और किन विषयों पर ऐसी बातचीत सुनना चाहेंगे? ये सब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।